बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, हम उसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन हाफ जो चैप्टर है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो वर्ड बायोलॉजी है इसकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के नॉलेज के बाद, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को, उसके नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को भी देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। हम बायोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप और मुस्लिम साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के लिए, उसको भी इसी टॉपिक के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो असल में दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजी एंड द सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज बायो एंड द सेकंड वन इज लॉजी। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस या लॉजी का मतलब है थॉट, रीजनिंग या फिर स्टडी। तो हम सिंपल वर्ड के अंदर कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोलॉजी की जो है उसको वो हेल्प कर रही है नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और नेचर की अंडरस्टैंडिंग असल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडरस्टैंडिंग है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हम उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और बाकी तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं, हमें हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, फूड और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़। इनको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजी का डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हैं। जब हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पता चलता है तो हम उनको अपने मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक उनको आगे लेके चल सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो पहली एग्जांपल है मेडिसिन या ड्रग्स। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है मेडिसिन का। इसके एग्जांपल कैफीन है, ये हमें प्लांट से हासिल होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम पेनिसिलिन है, जो फंगाई की मदद से हमारे पास आती है और जो क्योर करने में हेल्प आउट करती है हमें बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टाइफाइड वगैरह को। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर भी बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसा कि हमें पता है कि एनवायरनमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर है। तो वाटर की एक ख़ास तरह की क्वालिटी है। अगर किसी वजह से वाटर की वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ड्यू टू सम काइंड ऑफ कंटेमिनेशन या पोल्यूटेंट्स, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो उस वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट में इशू है हमारे पास, सॉलिड वेस्ट है एक बहुत बड़ा, उसको ख़त्म करने के लिए हम फंगाई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन्स में रखा हुआ है। सबसे पहली जो हमारे पास डिवीजन है उसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक। दूसरी हमारे पास डिवीजन जो है उसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ऐसी डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ठीक है। अच्छा, थर्ड में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहे। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को जो डील कर रही है बायोलॉजी की डिवीजन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जिस तरह हम जानते हैं कि साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम पूरे साइंस के नॉलेज के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो हमने साइंस के नॉलेज को मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया
ताकि हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, हम उसको यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी इन सारे डिसिप्लिन्स के अंदर हमने साइंस को डिवाइड कर दिया। अब बायोलॉजी की अगर हम सिर्फ बात करें तो बायोलॉजी वो बज़ाते खुद भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। जैसे हमने डिवीजन्स में देखा है कि उसके अंदर हम प्लांट्स भी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी कर रहे हैं, हम उसमें एनिमल्स को भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। तो हम सारे बायोलॉजी को भी कवर अप नहीं कर सकते। इसलिए हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि बायोलॉजी को समझना आसान हो सके और हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। तो जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम डील करते हैं, उसका साइज क्या है, शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। दूसरी ब्रांच हमारे पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करते हैं कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से मिलके बने हुए हैं, वो क्या क्या उनके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ये सारा कुछ हम एनाटॉमी के अंदर डील करते हैं। थर्ड ब्रांच हमारे पास सेल बायोलॉजी है। सेल या ऑर्गेनेलीज जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं और इनके फंक्शंस को भी देखते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल्स और ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, प्लस हम सेल की डिवीजन को भी देख रहे हैं कि एक सेल जो है वो आगे कैसे डिवाइड हो रहा है, किन स्टेजेस से गुजर रहा है, जिसको हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, वो सारा कुछ भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी। मुख्तलिफ तरह के सेल्स या सेम तरह के सेल्स एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक तरह के सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है और एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उसको टिश्यू बोलते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे लेवल पे इन टिश्यूज़ की स्टडी करें तो इस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स हमारे पास टिश्यूज़ की मौजूद हैं जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ और मसल्स टिश्यूज़ वगैरह सरफेरेस्ट हैं। उसके बाद ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जिन ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जैसे इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स की इनके अंदर कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारा कुछ हम फिजियोलॉजी के अंदर डील करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का या कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट हो जाना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल किसी एक जनरेशन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, आईज का कलर, बालों का रंग, उनकी नेचर, वो अगली जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी स्टडी और जीन्स की स्टडी, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके बाद है जी एम्ब्रियोलॉजी। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक नया सेल बनता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उस एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो वो सारी स्टेजेस जिससे गुजर के एक एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उन सारी स्टेजेस को स्टडी करना इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है जी टेक्सोनॉमी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी और मुख्तलिफ किस्म की लाइफ फॉर्म्स की। हम अगर उन सबको एक-एक करके पढ़ना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी और ना हम उसके ऊपर उनको मुकम्मल स्टडी कर सकते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दिया है, उनको क्लासिफ़ाई कर दिया है ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफ़िकेशन के साथ डील करती है, जो ऑर्गेनिज़्म के लिए हम उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल बाक़ियात होते हैं एक्सटेंट स्पीशी का। एक्सटेंट स्पीशी का मतलब होता है वो वाली स्पीशीज़ जो अब ज़मीन पे मौजूद नहीं है, वो नापैद हो चुकी हैं, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनके नए ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं हो सकते, वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, उनको एक्सटेंट स्पीशी बोला जाता है। हम उन एक्सटेंट स्पीशीज़ के बाक़ियात जिनको हम फॉसिल्स बोल रहे हैं, उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं।
जिस तरह हम डायनासोर्स की अगर हमें वाक़यात मिलती हैं तो हम उनको स्टडी करके देखते हैं कि वो ये जो उनकी बोन है या कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है ये कितनी पुरानी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो किस तरह से काम कर रही थी, ये सारी स्टडी हम पैलेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। कोई भी चीज़ जो हमारे अराउंड है, जो हमें सराउंड कर रही है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनका अपने माहौल के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उनकी इंटरेक्शन कैसी है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को डील करती है, डेट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो वर्ड सोशल या सोसाइटी से निकला है। एनिमल्स जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जो उनका सोशल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, हम उसको सोशियो बायोलॉजी के अंदर डील करते हैं। आपको पता है कि किस तरह जो एनिमल्स आपस में मिलके रहते हैं, यही चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको मिल के रहने पे मजबूर करती हैं, जो सोसाइटी को फॉर्म करती हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन में हेल्प देती हैं। इसके बाद है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को देखने से पहले हम देखते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड, शेल्टर वगैरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, वो इंसान से खून लेता है, यानी कि फूड ले रहा है वो इंसान से ब्लड की फॉर्म में, और वो बदले में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ दे रहा है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू वगैरह। तो हम उन ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर बात की थी कि हम बायोलॉजी के डिसिप्लिन को यूज़ करते हैं इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो हम उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से उनको चेंज करते हैं, उनके जीन्स के अंदर चेंजिंग इस तरह से करते हैं जिनसे हम नई सब्सटेंसेस बना लेते हैं जो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, जिनसे इंसानियत को फ़ायदा होता है। इसके बाद बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से आप याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है जो मुख्तलिफ डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं, उन सारे इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स, उनके ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं और उसका ह्यूमन सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट को देख रहे हैं, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास लास्ट बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ उनके डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स वगैरह। तो इन सब की स्टडी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं और बायो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजी का मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के साथ रिलेशनशिप्स क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स नाम से जाहिर कर रही है कि इसके अंदर बायो भी है और फिजिक्स भी, यानी कि हम फिजिकल फिनोमिना को, फिजिकल जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझने के लिए। जैसे हम देखें कि फिजिक्स के अंदर जो काम लीवर कर रहा होता है, वही एनिमल्स के अंदर काम लेंस कर रही होती हैं। सेकेंड हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री को। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त हज़ारों बल्कि लाखों किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं। उन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म्स बोलते हैं। ये प्लांट्स में भी हो रहे होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेसिस के अंदर वो वाले मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की फॉर्म में भी होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। इन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री का दूसरा नाम बायोमैथमेटिक्स भी है।
यानी कि हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि इस साल डेंगू से कितनी अमवात हुई और उसके अंदर कितने लोग ऐसे थे जिनकी एज जो थी वो 15 ईयर से कम थी। तो हम डेटा कलेक्शन करेंगे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विज़िट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएँगे, फिर हम उनको एनालाइज़ करेंगे। तो हम प्रॉब्लम तो बायोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हम रिलेशनशिप को बायोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब, जियो का मतलब अर्थ होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है और ग्राफी का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझने। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर वगैरह। वो हमारे सब ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ रहती हैं, तो इनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। लास्ट में हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम बायोलॉजिकल जो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं। जैसे हम किसी भी क्रॉप के अंदर देखें कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें इसमें लॉस कितना हुआ, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, तो ये रिलेशनशिप बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके अलावा एक टॉपिक जो था उसमें कुरान एंड बायोलॉजी से रिलेटेड था, उसके अंदर आयात हैं जो एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन्स लिखे हुए थे, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन्स लिखे हुए थे, जिसके अंदर फिशरीज वगैरह, मेडिसन, मेडिकल और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इनके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं। उनके अंदर जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं उनको वहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो आगे हम जो टॉपिक है हमारे पास, तो मुस्लिम साइंटिस्ट का है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी बायोलॉजी के अंदर। फर्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे। ईरान के बाद वो मूव कर गए थे इराक की तरफ। वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें जो बायोलॉजी या केमिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने दी हैं, तो इन्होंने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री के अंदर। अगर कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो बनाने वाले थे वो जाबिर बिन हयान थे और इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सा काम है। इनमें इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स भी इसमें शामिल हैं, जिसका नाम अल नबातात और अल हैवान है। नबातात का मतलब प्लांट से रिलेटेड है या प्लांट्स है, और हैवान जो है वो जानवरों से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं अब्दुल मुल्क अस्माइल। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था। इनकी 4 बुक्स के नाम आपकी किताब में लिखे हुए हैं। फर्स्ट अल अबील, जिसका मतलब कैमल है, यानी कि ये कैमल के ऊपर बुक लिखी हुई है। उसके बाद अल खैल जो हॉर्स के ऊपर है। अल वहूश जो एनिमल्स, ओवरऑल एनिमल्स के ऊपर है। और लास्ट में है खलकल इंसान जो क्रिएशन ऑफ इंसान, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के बारे में है। लास्ट हमारे पास बू अली सीना है। ये फाउंडर ऑफ मेडिसन है। इनको वेस्ट में एवेसिना के नाम से जाना जाता है। ये फिलोसफर भी थे, ये पोइट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनकी बहुत ही फेमस किताब जिसका नाम अल कानून फी अल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन है, ये यूरोप में बहुत मशहूर है और इनफैक्ट अभी तक जो है उनके सिलेबस का, उनके कोर्स का हिस्सा रही है। मेडिसिन के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई जाती रही है। करते हैं। हमने मुख्तलिफ़ लेवल्स के अंदर पूरी लाइफ को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिवाइड कर दिया है। हम बारी बारी उन सारे लेवल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल। इन सारे लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये सारे लेवल्स किस तरह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हर लेवल के अंदर हम जो है उनको याद करना है हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हम जानते हैं कि जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है
और जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ऑब्वियस है कि एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर एटम्स मौजूद हैं। एटम्स की मदद से ही एलिमेंट्स बने हुए हैं और उन एटम्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने बनाया, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स बनाते हैं, एटम्स एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट्स मैटर बनाते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने मैटर की कंपोजिशन को स्टडी किया है इस पॉइंट के अंदर। यही चीज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ग्लास की बोतल, ये हमारे पास आयरन की एक बोतल है। अगर ये आयरन की एक बोतल है या एक मैटर है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमने कहा कि ये आयरन से अगर मिल के बना है तो इसके अंदर एलिमेंट कौन सा मौजूद होगा? आयरन। सारे के सारे एटम्स किसके मौजूद होंगे? आयरन के। और इन एटम्स को किसने बनाया हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि मैटर जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और एलिमेंट्स एटम्स के ऊपर और एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये थी सब एटॉमिक लेवल। अब हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम एलिमेंट्स के नंबर्स को देखें तो हमें पता चलता है कि नेचर के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 92 है। यानी कि सिर्फ 92 ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं वो सिंथेटिक हैं या लैब मेड हैं। इन 92 एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम बायो एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी मास को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हमने डिवाइड कैसे किया हुआ है। इन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है, इन 6 एलिमेंट से मिलके 99% लिविंग ऑर्गेनिज़म का मास बना हुआ है। बाकी जो हमारे पास 10 बचते हैं उनमें हमारे पास पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक और आयोडीन वगैरह शामिल हैं। इन 10 एलिमेंट से 0.1% या 0.1% टोटल मास बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का। अगर हम बात करें कि इस स्लाइड के अंदर हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहले हमने मैटर की कंपोजिशन की बात की है। उसके बाद हमने नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स देखे हैं। फिर हमने बायो एलिमेंट्स और जो है उनके नंबर्स को देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मॉलिक्यूलर लेवल की। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेशन के अंदर या आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं रह सकते। वो क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो इनस्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं। वो उनकी जो है वो इस तरह की उनकी टेंडेंसी है, इस तरह की उनकी नेचर है कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको सर्वाइव करने के लिए दूसरे अपने जैसे एलिमेंट्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बॉन्ड बनाना पड़ते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो ये स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? ये वो बॉन्डिंग के थ्रू हासिल करते हैं। वो एलिमेंट्स आपस में भी कंबाइन हो जाते हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं और उसके बाद वो स्टेबल पार्टिकल्स बनाते हैं और उन स्टेबल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है जी। बायोमॉलिक्यूल हम उनको इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइफ के लिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए या लाइफ को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऑर्गेनिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और वो मॉलिक्यूल सिर्फ़ एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ़ तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से मिलके कोई भी ऑर्गेनिज़म बनता है। हमने मॉलिक्यूल को दो जो हैं ग्रुप्स उनमें डिवाइड किया हुआ है। फ़र्स्ट हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल। जिस तरह इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज और वाटर वगैरह। दूसरा हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलेकुलर वेट हाई होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड्स वगैरह। अगर हम इस स्लाइड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो फर्स्ट हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के बारे में बात की, हमने देखा कि बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल्स को देखा, फिर हमने उनके टाइप्स और उनकी एग्जाम्पल को स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरह से असेंबल होते हैं। उनके असेंबल होने की वजह से जो नई चीज़ बनती है उनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सेल से एक छोटा स्ट्रक्चर है जो मिलके सेल बनाता है। सेल हमें पता है कि एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। यानी कि जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स थे वो इस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं कि उनसे एक नई चीज़ वजूद में आती है जिनको हम ऑर्गेनेलीज़ बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो आपस में मिल के सेल्स बना देती हैं। हर ऑर्गेनेली एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी कि अगर सेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 या 12 ऑर्गेनेलीज़ मौजूद हैं तो उन 10 या 12 ऑर्गेनेलीज़ का अपना अपना मुख्तलिफ फ़ंक्शन होगा जो वो सेल के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह की ऑर्गेनेली है जिसका फ़ंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन है। राइबोसोम एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है, ये भी ऑर्गेनेली है और इसका फ़ंक्शन प्रोटीन बनाना होता है। यानी कि एक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंक्शन जो उनके मुताबिक जो उनको फ़ंक्शन असाइन किए गए हैं वो फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑर्गेनेलीज़ मिलके सेल्स बनाती हैं। अगर हम सेल्स की नंबर के ऊपर ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड करें, ऑर्गेनिज़म को सेल की तादाद के ऊपर डिवाइड करें तो हम दो तरह से उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास वो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह। इस स्लाइड में हमने ऑर्गेनेलीज़ को देखा, उनकी एग्जांपल्स देखी। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज़म्स को हमने नंबर ऑफ़ सेल्स की बेस पे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास टिश्यू लेवल। सबसे पहले हम टिश्यूज़ की डेफिनेशन को देखते हैं। टिश्यूज़ एक ऐसा सेल का ग्रुप है, मुख्तलिफ़ या सेम तरह के सेल्स एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो ग्रुप एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी अगर आपकी क्लास के अंदर हम 5-5 या 6-6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दें और उन सारे ग्रुप्स को कोई स्पेसिफ़िक फंक्शन परफॉर्म करने का कहें तो वो सारे ग्रुप्स टिश्यूज़ कहलाएंगे। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको टिश्यू बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के अंदर सेम तरह के सेल, हर सेल अपने अपने लाइफ प्रोसेसेस खुद से कर रहा होता है। वो सारे सेल्स मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो एक नई चीज़ वजूद में आती है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। हमारे पास टिश्यूज़ की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, नर्व टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ कैसे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस स्लाइड में हमने टिश्यूज़ की डेफिनेशन को देखा और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज़ आपस में इस तरह से मिल जाएं कि वो एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, एक यूनिट के तौर पे बिहेव कर रहे हों, तो उसको हम एक ऑर्गन बोलते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ आपस में यूं जुड़े कि वो एक यूनिट के तौर पे काम करने लग पड़े, उस चीज़ को हम
ऑर्गन बोलते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गन का ओवरऑल फंक्शन, मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ थे उनका ज़ाहिर बात है काम मुख्तलिफ था, तो वही सारे काम मिल के कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। जैसे कि हम अगर स्टमक की एग्जांपल लें तो स्टमक का काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फूड स्टोरिंग का है। स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो गैस्ट्रिक जूस को सक्रीट करते हैं, जिस गैस्ट्रिक जूस की वजह से प्रोटीन के बॉन्ड्स टूटते हैं और उसकी डाइजेशन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इन मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से स्टमक की वाल कंट्रैक्ट करती हैं और उनके कंट्रैक्ट करने की वजह से फूड जो है वो ग्राइंड होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता है, और इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से फूड स्टमक से नेक्स्ट जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ मूव करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद थे। तो इन दोनों टिश्यूज़ को जो अपनी अपनी तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने मिल के एक ऑर्गन को बनाया जो हमने स्टमक की एग्जांपल में देखा। तो वो ओवरऑल जो टिश्यूज़ का काम था, ओवरऑल वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन गया। जिस तरह स्टमक का काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फूड स्टोरिंग है। इस स्लाइड में हमने डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन देखी है और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, प्लस हमने उसकी एग्जांपल को स्टडी किया है। आगे हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन आपस में इस तरह से मिलते हैं कि वो एक यूनिट बनाते हैं, एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मिल के। यानी मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स जो ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मिल के बने थे, वो ऑर्गन्स अब इस तरह से कंबाइन हुए हैं, इस तरह से असेंबल्ड हुए हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हैं कि वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। जो नई स्ट्रक्चर हमारे पास वजूद में आती है, जो नई टर्म, जो नया लेवल हमारे पास सामने आता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हर ऑर्गन सिस्टम का एक फंक्शन होता है, ओवरऑल एक फंक्शन होता है जो कोई भी ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल लें तो ये एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पेंक्रियाज वगैरह। ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये सारे ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनका काम डाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। मज़ीद अगर हम एक पॉइंट देखें तो जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर हम उनको प्लांट्स के साथ कंपेयर करें। इस स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशंस देखी हैं, उसके अलावा हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम किस तरह से वजूद में आता है, प्लस हमने एग्जांपल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा है। इस तरह अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक तरह का ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हम सांस लेने के मराहिल में हमारा नाक, हमारी नेज़ल कैविटी, हमारा फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, हमारे लंग्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओवरऑल मिल के यह रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंजाम दे रही हैं, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं। आप एग्जांपल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लिख सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज़म बनाते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर
मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम मौजूद है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो एक इंडिविजुअल को बना रहे हैं। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस होते हैं किसी इंडिविजुअल के, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, यानी कि उनकी देखभाल की जाती है, उनको बाकायदा अहकाम दिए जाते हैं। आमतौर पे ह्यूमंस के अंदर जो कोऑर्डिनेटर का काम है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड करती है। एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बॉडी की अगर देखें तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो मसल्स हैं, या आप कोऑर्डिनेशन में आप ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, वो सारी की सारी जुड़ी हुई होती हैं और उनको ओवरऑल जो डील कर रहा होता है वो हमारा ब्रेन कर रहा होता है। एग्जांपल में जैसे अगर हम देखें तो एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ हमारे बस मसल्स वर्क नहीं कर रहे होते, हमारी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है या हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो इस रेस्पिरेशन रेट और हार्ट बीट के इंक्रीज़ करने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो मज़ीद वर्क के लिए तैयार होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशन देखी है इंडिविजुअल लेवल की। इसके अलावा हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स होते क्या हैं, किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं और उनकी एग्जांपल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म का एक ऐसा ग्रुप है, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो ख़ुद भी इंटरब्रीड कर सकता है और उनके आने वाले बच्चे भी या ऑफस्प्रिंग्स भी फर्टाइल होते हैं, यानी कि वो भी जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हम स्पीशीज़ बोलते हैं। मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स आपस में मिलके स्पीशीज़ बनाते हैं और मुख्तलिफ़ जो स्पीशीज़ होती हैं जो आपस में भी इंटरेक्ट कर रही होती हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी रह रही होती हैं, यानी कि सेम तरह की सेम स्पीशीज़ जो इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ भी और किसी जगह पे किसी हैबिटेट के अंदर वो रह रही होती हैं, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी कि किसी सेम प्लेस या सेम टाइम के अंदर जब एक स्पीशी के मुख्तलिफ़ मेंबर्स जो एक जगह पे मौजूद हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन हैबिटेट की भी इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा हिस्सा, ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश अगर पानी के अंदर रहती है तो पानी उसका हैबिटेट है। एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है 2017 के सेंसस के मुताबिक वो 225 मिलियन या तकरीबन 22 करोड़ के लगभग है। इस स्लाइड के अंदर हमने स्पीशी की डेफिनेशन को देखा, पॉपुलेशन की डेफिनेशन और हैबिटेट्स को देखा था और उनकी एग्जाम्पल को स्टडी किया। लास्ट में हमारे पास है जी बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि स्फीयर्स क्या होती हैं। हमने अर्थ को ओवरऑल 4 स्पेसिस के अंदर डिवाइड किया है। एयर जो गैसेस का जो एक क्लाउड अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर रॉक्स मौजूद हैं वो भी एक स्फीयर में आते हैं जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इन 3 स्फीयर्स के साथ साथ एक चौथी स्फीयर भी होती है जिनको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, उस पोर्शन को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसको जोन ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और जो उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, फॉर एग्जांपल हवा, पानी, मिट्टी, उनके साथ भी इंटरेक्शन होती है, उस एरिया को हम जोन ऑफ लाइफ बोलते हैं अर्थ के ऊपर। इसमें टोटल 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने स्टडी की। फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखी है बायोस्फीयर की और इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी है जोन ऑफ लाइफ की। इस पूरी डायग्राम के अंदर हमने लेक्चर को समझाने की कोशिश की है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स बनाते हैं। ये एटम्स
आपस में क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, तो स्टेबल करने के लिए आपस में एक दूसरे को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं? बॉन्डिंग्स के थ्रू। बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है? बॉन्डिंग कोवलेंट भी हो सकती है और आयोनिक भी हो सकती है। तो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइफ को फॉर्म कर रहे हैं, लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स की बात की कि कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ये मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स थी, यानी से सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो ख़ास तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिलके सेल्स बनाती हैं, डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। हर टिश्यू ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलके किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनिज़म को फॉर्म करते हैं या उसको बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि स्पीशी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर्स क्या है। लाइफ की फॉर्म्स हैं या जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसी वजह से है क्योंकि उनकी बॉडीज़ सेल से मिलके बनी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्ट्रक्चर अगर उसकी जो कंपोजिशन है वो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं है तो हम ऐसी चीज़ को लिविंग नहीं कह सकते। कोई भी चीज़ लिविंग तब है जब उसकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। हमने ऑर्गेनिज़म्स को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इन 5 ग्रुप्स को हम किंगडम्स भी बोलते हैं। उनके नाम प्लेंटी, एनिमिलिया, फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं। इन 5 ग्रुप्स के अंदर या इन 5 किंगडम्स के अंदर हमने सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दिया है। इनकी कंप्लीट डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 में इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है इसका एक सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक रखते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास जो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं वो 2 हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक टाइप है। प्रोकैरियोटिक उस तरह के सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इन 2 सेल टाइप की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिज़म्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो यूकैरियोट्स हैं। यानी कि अगर हम प्लांट्स, एनिमल्स की बात करें तो वो यूकैरियोट्स में आते हैं, फंगाई भी यूकैरियोट्स में आता है। अगर हम जो है वो मोनेरा की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक्स में आता है। तो इस तरह हम ऑर्गेनिज़म्स को भी डिवाइड करते हैं इनकी बेस के ऊपर। ये इस फिगर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक सेल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द एक पर्दा या मेम्ब्रेन मौजूद है या जिसने इसको वेल डिफाइंड बनाया हुआ है। तो ये जो है एक यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरी तरफ आप एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस जो है ये वैसे ही उसके अंदर पड़ा हुआ है। इसमें कोई इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की कि हमने कितनी जो है और इसको वेज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनाने में इनका क्या रोल है। फर्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस स्लाइड के अंदर डील किए हैं। पहला हमारे पास टाइप ऑफ सेल था और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर जैसे इसका नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म है वो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होगा, एक सेल के ऊपर। उसकी लाइफ की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रिस्पॉन्सिबल वो एक सेल होगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम या पैरामीशियम और यूग्लेना शामिल हैं। ये उन तीनों की स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनी या कॉलोनियल जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म
आपस में मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं उन्होंने किसी तरह के कोई जो काम है वो आपस में डिवाइड किए हुए हैं कि रेस्पिरेशन का काम ये सेल कर रहा है और जो एंडोसाइटोसिस का काम ये सेल कर रहा है। इस तरह की कोई डिवीज़न ऑफ लेबर इनके अंदर मौजूद नहीं है। हर सेल अपनी एक्टिविटीज़ ख़ुद जो है वो उनको करने का, उनको कैरी आउट करने का रिस्पॉन्सिबल ख़ुद है। इनकी एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो वॉल्वॉक्स इसकी एग्ज़ाम्पल है। ये ग्रीन एल्गा होती है जो आमतौर पे पानी में पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में आप देखें हंड्रेड्स ऑफ जो ग्रीन एल्गा हैं उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं और वो आपस में कॉलोनी बना के रह रही हैं। तो वॉल्वॉक्स जो है वो एग्ज़ाम्पल है कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन की। इस स्लाइड के अंदर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके अलावा हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को और उनकी एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी किया है। लास्ट में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि उन सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, वो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और उन ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखी थी। सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है और वो जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की मदद से उनको कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। इनके अगर एग्जांपल देखें तो आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एक मस्टर्ड प्लांट और दूसरा फ्रॉग। तो फर्स्ट हम मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल को देखते हैं। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर ही आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यही आप इसकी हेडिंग्स यूज़ करेंगे जिस तरह की हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। सबसे पहले आप मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखेंगे जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। सेकंड, जो मस्टर्ड प्लांट है वो विंटर के अंदर देखने को मिलता है। मस्टर्ड प्लांट या सरसों का पौधा इसको हम उर्दू में कहते हैं, ये विंटर के अंदर हमें देखने को मिलता है और जो इसकी सीड्स हैं वो एट द एंड ऑफ द सीज़न या एट द एंड ऑफ द विंटर जो है वो बनते हैं। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो जो इसकी प्लांट बॉडी है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती है। सरसों का साग जो हम सर्दियों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसका सीड है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, खाने के लिए भी यूज़ होता है और उसके और भी डिफरेंट पर्पसेस हैं। चौथे नंबर पे जो मैंने इसकी हेडिंग बनाई है वो डिवीज़न ऑफ ऑर्गन्स है कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ये जो डिवीज़न ऑफ ऑर्गन्स हैं ये बेस कर रही है फंक्शंस के ऊपर। तो पहला जो ऑर्गन है वो वेजिटेटिव ऑर्गन है। वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स शामिल हैं। ये चारों चीज़ें वो हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस ऑर्गन को हम वेजिटेटिव ऑर्गन बोल रहे हैं। ये ऐसा ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा हमारे पास जो ऑर्गन है वो है जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मस्टर्ड प्लांट का जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगली एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग की है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टाइग्रीना है। इसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मुश्तमिल हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं। जैसे हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर कंप्लीट डिटेल इसकी जो है वो देखी थी। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं जो एपिथेलियल, ग्लैंडुलर और मस्कुलर, नर्वस, ये सारे टिश्यूज़ हैं। इन टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स और इन ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं जिससे फ्रॉग की बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कीजिए। और इन सारी स्लाइड्स के नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।